नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महेश बर्णवाल की किताब से विश्व के इतिहास में। आज हम लोग 51 चैप्टर पढ़ेंगे और ये विश्व इतिहास का जो है पार्ट 3 है और इसमें जो है हम लोग नए देशों की खोज और व्यापार को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कल वीडियो अपलोड नहीं किया था, कल होली का दिन था। आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो बिना किसी देरी के साथ, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो इसको लाइक कर दिया करिए और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इसके पहले पॉइंट से। तो पहला पॉइंट है कि जिज्ञासा की जिस भावना ने यूरोप में पुनर्जागरण काल के व्यक्तियों को साहित्य, विज्ञान, कला और धर्म के क्षेत्रों में नए नए विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया था, उसी जिज्ञासा की भावना ने अन्य व्यक्तियों को नए देश खोजने की प्रेरणा दी थी। इन साहसी यात्राओं का प्रमुख उद्देश्य था पूर्व के देशों के साथ व्यापार करके मुनाफा कमाना। वास्को डी गामा ने अपनी पहली भारत यात्रा में पाया था कि उस समय कालीकट में काली मिर्च की जो कीमत थी उससे 26 गुना ज़्यादा वेनिस में थी। वेनिस जो है आपका इटली का एक कुख्यात शहर है, जो व्यापार से पूरब के साथ जो व्यापार होता था उससे काफ़ी वो क्या कहते हैं अमीर हो गए थे वहाँ के लोग। 13वीं सदी में मार्को पोलो ने वेनिस से चीन तथा जापान तक की यात्रा की थी और उसके वर्णनों से यूरोपवासियों को चीन के समृद्ध नगरों, जापान की सुनहरी मीनारों, बर्मा तथा श्याम के बौद्ध मंदिरों, पूर्वी द्वीप समूह के मसालों और भारत की भोग विलास की वस्तुओं के बारे में जानकारी मिली। दोस्तों, इसी में करेंगे हम लोग कि धर्म युद्धों के बाद यूरोपवासियों की पूर्वी देशों में दिलचस्पी बढ़ती गई और पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के कारण इटली के शहर बहुत समृद्ध हो गए थे। नए मार्ग खोजना पुनर्जागरण काल के साहसी नाविकों के लिए एक चुनौती थी और 15वीं सदी के अंतिम चरण तक दुनिया के किसी भी एक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को दुनिया के अधिकांश भागों के बारे में जानकारी नहीं थी। दोस्तों, ये आज ऐसा नहीं है। आज आप जिस भी कोने में आप दुनिया के चले जाइए, लोगों को पूरे संपूर्ण विश्व के बारे में जानकारी मिलती है, भले ही कोई घूमा हो चाहे ना घूमा हो। आगे देखिए कि पुर्तगाली और स्पेनी शासकों के सहयोग से नाविकों ने धरती की खोजबीन के लिए पहली बार साहसी कदम उठाए थे। उन्हें महासागरों की लंबी यात्राओं के लिए आवश्यक कुतुबनुमा और एस्ट्रोलैब जैसे उपकरणों की जानकारी मिल चुकी थी। अब देखिए दोस्तों, महान खोज यात्राएं जो प्रारंभ होती हैं 1492 से लेकर 1520 के बीच में, और इन्हीं कालों के दौरान 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है। ये भी आप याद रखिए। देखिए, पुर्तगाल के शासक हेनरी, जिनको द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है, जो नाविक नाम से प्रसिद्ध था, अफ्रीका के तट की यात्राओं के आधार पर मानचित्र बनाकर अपने देश के नाविकों को प्रोत्साहित किया था। दोस्तों, आगे देखिए। आगे देखेंगे कि बार्थोलोम्यू डियाज नामक व्यक्ति उस जगह तक पहुंच चुका था जिसका नाम पुर्तगालियों ने उत्तमाशा अंतरीप, जिसको हम लोग आज केप ऑफ गुड होप रखा था, ठीक है, तो वो पहुंच चुका था। इसके आगे वास्को डी गामा समुद्र यात्रा करते हुए उसी रास्ते से सन 1498 में कालीकट नाम के भारतीय बंदरगाह पर पहुंचता है और इटली के नाविक कोलंबस का यह विश्वास था कि पश्चिम की ओर अटलांटिक महासागर में लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी पार करने के बाद वह भारत पहुंच जाएगा। आगे देखिए। स्पेन ने उसकी यात्रा खर्च की व्यवस्था की। वहां से उसने सन 1492 में अटलांटिक महासागर पार करने के लिए प्रस्थान किया और कुछ सप्ताहों की यात्रा के बाद उसे जब भूमि के दर्शन हुए तो उसने सोचा कि वह भारत पहुंच गया था। इसलिए उसने उन द्वीपों का नाम इंडीज रखा और वहां के रहने वाले लोगों को इंडियन कहा। क्या कहा? इंडियन कहा। यहाँ तक कि 3 सफल यात्राओं के बाद अपने मृत्यु पर्यंत तक कोलंबस अपनी महान खोज से अनभिज्ञ रहा था। दोस्तों, आगे देखेंगे कि बाद में इसी महाद्वीप का नाम इटली के एक नाविक अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पर अमेरिकाज रखा गया था। देखिए, पुर्तगाल का एक अन्य नाविक जिसे मैगेलन नाम है, उन्होंने भूभागों को जिनके आगे कोलंबस नहीं जा सका था पार कर आगे चला गया एवं पश्चिम की ओर दक्षिण अमेरिका की छोर तक पहुंच गया था और इसीलिए ब्राज़ील की खोज जो है पुर्तगालियों को मानी जाती है। आगे देखिए कि इस जगह को अब मैगलेन का जलमंडरू मध्य कहा जाता है और जलमंडरू मध्य को पार करके वह एक नए महासागर में घुसा और इसका जो नाम था वह प्रशांत महासागर रखा, क्योंकि उसको यह महासागर अटलांटिक महासागर की तुलना में काफ़ी शांत लगा था। इसके बाद वह उस जगह पहुंचा जिससे
अब फिलीपीन द्वीप समूह कहा जाता है। और 200 नाविकों में से जो मैगेलन के साथ गए थे उनमें से सिर्फ 18 नाविक ही जीवित लौटकर आए थे। तो दोस्तों आगे देखिए कि इस समुद्र यात्रा को सफल माना गया क्योंकि मैगेलन ने इस यात्रा के द्वारा संसार का पूरा चक्कर लगाया और उसने यह भी सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी जो है वो गोल है। दूसरे देश जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और नीदरलैंड भी इस चुनौतीपूर्ण खोज की दौड़ में शामिल हो गए। और आगे देखिए कि इंग्लैंड के जॉन कैबट ने पश्चिम की ओर जहाजी यात्रा की और कनाडा पहुंच गया था। सन 1577 में इंग्लैंड के नाविक फ्रांसिस ड्रेक ने पूरे विश्व का चक्कर लगाया था। कब लगाया था? 1577 में। अब देखिए कि व्यापार और उपनिवेशीकरण की दौर शुरू होता है। धीरे धीरे नए द्वीपों की खोज होती है, वहाँ पर उपनिवेश बचाए जाते हैं। अफ्रीका से जो है दासों को लाया जाता है और बसाया जाता है अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका से मैं बात करूँ तो दक्षिण और उत्तरी अमेरिका दोनों की बात हो जाती है। देखिए पढ़ते हैं तो भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज से वेनिस का यूरोप और एशिया के बीच व्यापार नियंत्रण का अंत हो गया और कुछ समय के लिए ही एशिया के साथ यूरोप के व्यापार पर पुर्तगाल का एकाधिकार हो गया। ये खोज करने वाले जहाँ भी गए उनके पीछे पीछे उनका राष्ट्रीय झंडा तथा वहाँ के मिशनरी भी पहुँच गए। इस प्रकार साम्राज्य विस्तार के युग की शुरुआत होती है। दोस्तों कहा जाता है कि यूरोपीय राष्ट्रों की चिंता महज 3 चीज़ों के लिए थी: सोना, कीर्ति और ईश्वर, गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। कोलंबस ने कहा था कि सब चीज़ों में सोना सर्वाधिक मूल्यवान है। अनेक खोज यात्रियों का यह सच्चा विश्वास था कि उनका मुख्य उद्देश्य दुनिया के कोने कोने में ईश्वर के वचन और उसके पुत्र का ज्ञान पहुंचाना है। लेकिन उनकी समुद्री यात्राएं उनकी अपनी सरकार और उनके धनपतियों की मदद से ही संभव हुई, जिनका एकमात्र उद्देश्य केवल लाभ कमाना था। दे ओनली वांट टू अर्न प्रॉफिट। आगे देखिए दोस्तों, अन्य पॉइंट देखेंगे कि इन खोजों से न सिर्फ व्यापार का आकार बढ़ा बल्कि जिन जिन वस्तुओं का व्यापार होता था उन वस्तुओं की संख्या में भी वृद्धि हो गई। इसी के साथ एशिया का उपनिवेशीकरण भी शुरू हुआ और आगे की शताब्दियों में यूरोपीय देशों ने लगभग पूरे एशिया को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया था। भारत में ब्रिटेन का कब्जा हो गया। भारत में जो आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, नीचे श्रीलंका, इन सब जगहों पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। इंडोनेशिया के द्वीपों पर डचों का कब्जा हो गया। आगे देखिए कि 19वीं शताब्दी में आकर यूरोप के साम्राज्यवादी देशों ने बड़े पैमाने पर अफ्रीका को अपने अधीन किया। भौगोलिक खोजों के कुछ दशकों के बाद ही अमेरिका में जो वस्तुएं पहले यूरोप में उपलब्ध नहीं थी और जिनके बारे में यूरोप के लोगों को ज्ञान भी नहीं था, अब उपलब्ध हो गई, जैसे आलू, तंबाकू और भुट्टा आदि। आगे देखिए, यूरोपीय लोगों की अमेरिका विजय के बाद जो महत्वपूर्ण बात हुई वह यह थी कि उत्तरी अमेरिका, वेस्ट इंडीज़ और ब्राज़ील में बागान प्रथा लागू की गई और वहाँ पे मुख्य रूप से गन्ना, तंबाकू और कपास की खेती होने लगी। 15वीं शताब्दी के परवर्ती काल में दासों का व्यापार आरंभ हुआ और इस व्यापार की शुरुआत व्यक्तिगत सौदागरों, नाविकों और जलदस्युओं ने की थी, लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत तक यह नियमित रूप से दासों का व्यापार करने वाली कंपनियों के हाथों में चला गया था। अमेरिका में यूरोपीय उपनिवेशवादियों की संपन्नता में स्थानीय कृषि दासों और अमेरिकी दासों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो दोस्तों ये चैप्टर जो था नए युग का प्रारंभ और नए द्वीपों की खोज, ये यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। और ये जो है हमने महेश बंडवाल से विश्व का इतिहास पढ़ाया था और विश्व इतिहास ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन इसको कंप्लीट कराना भी ज़रूरी है क्योंकि ऐसा तो है नहीं बिल्कुल ही नहीं आता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एग्ज़ाम में एक एक नंबर की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, इस कारण से इसको हम लोग ज़रूर कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे, और आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। और कल वीडियो इसीलिए नहीं बन पाया था तो उसके लिए माफ़ करिएगा। बने रहिए चैनल, तब तक की जय हिंद, जय भारत।